इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी है। एआई वो भी टेक्नोलॉजी, हाईटेक टेक्नोलॉजी को बताना है और बात करना है थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में, और ख़ासकर इंडस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस सबको समझते हुए जो अलग अलग डोमेन से इन्वॉल्व हैं। तो इसकी शुरुआत में सबसे पहले कहूँगा कि कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है, बिना उसके सब लगता है कि सब एक जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओवरलैप्ड है। जैसे फ्यू एग्जांपल मैं लूँगा, क्लाउड, डेटा माइनिंग, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, ये सब एक जैसे कुछ कुछ लगते हैं अगर आप उनके डेप्थ को नहीं समझते हैं तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है जो रेगुलर डे लाइफ में, तो एवरीवन जो नॉर्मल होते हैं इसको एआई लगा लेते हैं, सॉल्व हो जाएगा। बट ज़रूरी नहीं है एवरीवेयर एआई, ठीक है। इसके अलग अलग वेरिएंट होते हैं। मैं इन टर्म्स को भी एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करूँगा, और ओवरऑल मैं थोड़ा एक जेनरिक वे में इसका ओवरव्यू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा है कि हमारे डे टू डे लाइफ में हम इसको कैसे यूज करते हैं। एआई पहले भी होता था, आज भी होता है। ऐसा नहीं है कि एआई का जो वर्जन आज देख रहे हैं ज़रूर एडवांस वर्जन है, बट इसका यूटिलाइजेशन आज से 25 साल पहले जाएंगे तब भी हो रहा था। और उसका सबसे बेस एग्जांपल मैं समझता हूँ है आपका खेती बाड़ी। बाय डिफ़ॉल्ट देखने में नहीं लगता कि 25 साल पहले एआई खेती में कैसे था। तो एआई जो है रूल बेस्ड इंजन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्योर स्टैटिस्टिक्स है। उस स्टैटिस्टिक्स को पहले कंप्यूटिंग कम थे तो धीरे धीरे करते थे, सैम्पलिंग लेके करते थे, थोड़ा टाइम लेके करते थे। आज हमारे सिस्टम की कंप्यूटिंग बढ़ गई है, क्लाउड है, लैपटॉप है, मोबाइल है। मेरा मोबाइल जो है इतने कंप्यूटिंग करता है जो आज 20 साल पहले जब पढ़ रहे तो कंप्यूटर उतना नहीं कर पाता था। तो उसको उस मोबाइल कंप्यूटिंग के थ्रू प्रोसेस करके हम फास्ट कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर में इस तरीके से था कि अगर कोई एक वैरायटी रिलीज हो रही है किसी भी स्टेट के लिए, चाहे आप सबमर्ज्ड राइस का लीजिए या फिर रेनफेड राइस का जो कम पानी वाला और ज़्यादा पानी वाला, या फिर ऐसा राइस जिसका स्ट्रॉ तो बड़ा होगा और बट गिरेगा नहीं, ऐसा कुछ कुछ कुछ, तो उसको पहले टेस्ट किया जाता है मल्टीपल लोकेशंस पे, तब जाकर रिलीज करते हैं। तो उस टेस्टिंग के रिजल्ट को प्रोसेस करते हैं कि रियली क्या स्टेबल है। कल को कोई 6 महीना 3 महीना पे समय दिया, दोबारा तो आएगा नहीं, तो वो उसका लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये प्योर स्टैटिस्टिक्स बेस्ड। अब आते हैं इन टर्मिनोलॉजी पे। तो उस समय से इसको यूज कर रहे हैं, बट अदर सेगमेंट में कम था। बट सिंस डेटा अवेलेबल है, और एआई काम कैसे करता है, बेस उसका डेटा है। तो एक सिंपल एग्जांपल से फिर और बताने की कोशिश करूँगा जो हमारे डे टू डे लाइफ में है। रेलवे रिजर्वेशन। रेलवे रिजर्वेशन जब ऑनलाइन नहीं था तो कागज़ में था, कुछ कर नहीं सकते थे। बट जब आप आईआरसीटीसी से टिकट कटाते हैं तो आपका पूरा रिकॉर्ड है, ये ट्रेन कब से कब खुली, इसका रिजर्वेशन, पहले दिन कितनी बुकिंग, दूसरे दिन कितनी बुकिंग, किस जेंडर, किस एज, सब डेटा है। ऑन दैट बेसिस अगर हमें प्रिडिक्ट करें कि ये 2 महीने का विंडो खुला है, 8वें दिन अगर वेटिंग मेरा 15 दिखा रहा है तो इसके क्लियर होने के क्या चांसेस हैं। तो ये एक रैंडम नहीं है। अब रेलवे डिपार्टमेंट के पास डेटा है कि अगर उस बीच में अगर दुर्गा पूजा था, छठ था, उस दिवाली थी, होली थी, उसका इम्पैक्ट कितना था, और पुराने में कितने के क्लियर हुए थे, ऑन दैट बेसिस कैंसिल भी क्या हुए थे। तो एक हिस्ट्री डेटा अवेलेबल है। उन हिस्ट्री के बेसिस पे आज सिस्टम हमको बताता है आपके चांसेस 80%, 70%, 60%, और लगभग बहुत हद तक वो सही भी आता है क्योंकि वो उसके पीछे बेस डेटा है। एग्जैक्टली सेम हो रहा है सारे एआई और एमएल रिलेटेड टेक्नोलॉजी में। अब एआई का जो अभी आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी है वो एएलएम का। और एआई कर कैसे कैसे सकता है, इसके 3-4 मेजर वेरिएंट हैं। एक है आपका इमेज प्रोसेसिंग, दूसरा वॉइस प्रोसेसिंग, तीसरा वीडियो प्रोसेसिंग, चौथा टेक्स्ट प्रोसेसिंग। जो टेक्स्ट को ज़्यादा इजीली प्रोसेस कर सकते हैं वो आपका यूज हो रहा है आपका एलएलएम में, जो चैट जीपीटी वगैरह कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये क्या है कि अगर मैं बुक्स का नॉलेज, बहुत सारा बुक्स का नॉलेज एक सिस्टम में डाल दूं, जैसे मैं डाल दूं रामायण भी और महाभारत भी और कुछ कुछ और अचानक से पूछूं कि रावण कौन था, तो सिस्टम में लिखा हुआ है बुक में, सिस्टम उसको रिट्रीव करके रावण कौन था, तो उस रावण से रिलेटेड जितना एस्पेक्ट था और उसको पहले से पता कौन था का रिप्लाई देना पड़ता है उसके बारे में, तो वो सिस्टम निकाल के हमको चुपचाप दे देगा। तो ये एक
लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, यानी बहुत सारा लैंग्वेज का कंटेंट को एक सिस्टम में डाल दीजिए, उससे जो नॉलेज बना जब रिट्रीव करेंगे वो आएगा आउटपुट। बट इसके साथ साथ ये तो बेस्ट बेनिफिट है, यानी सर्च इंजन पे जब हम सर्च करते थे मुझे क्या आता है, लिंक आता है। अगर मैं पूछूं रावण कौन था तो एक लिंक आएगा कि पीडीएफ पढ़ा है महाभारत के बारे में, एक लिंक आएगा एक वेबसाइट है जो इसके बारे में ये बताता है, एक लिंक आता है हमें पढ़ना पड़ेगा, बट ये सबको मर्ज करके मुझे देता है। बट अब इम्पॉर्टेंट है इसके रिस्क एस्पेक्ट को समझना, क्या ये सही दे रहा है, और दे रहा है तो कुछ हम इस पर कितना फेथ करें। अब इस पर कोई रेगुलेशन नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, मेरा नाम आशुतोष है, तो मैं कहता हूँ कि उस पर हुई आशुतोष या आशुतोष मौर्य, तो आशुतोष मौर्य मैं एक साइंटिस्ट भी हूँ, आशुतोष मौर्य एक यूपी में एमएलए भी हैं। तो आप देखेंगे तो रिजल्ट ऐसे आएगा, आशुतोष मौर्य एक एमएलए हैं जो साथ ही साथ साइंटिस्ट भी हैं जो कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं और 2 बार जीत भी चुके हैं, और जो भी उनके सिचुएशन है। इसका मतलब वो चीज़ों को मिक्स कर दिया जो नहीं होना चाहिए था। तो इट मीन्स उसका आउटपुट का जो एक्सेप्टेंस है वो हमें अपने विजन और अपने अंडरस्टैंडिंग से लेना है, उस पर ब्लाइंडली फेथ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन पे है, उसको गलत इंटरप्रेटेट कराया भी जा सकता है, क्योंकि वो डेटा ले रहा है जो बेस है पब्लिकली अवेलेबल डेटा। अगर किसी ने जानबूझकर कोई गलत इन्फॉर्मेशन अपने वेबसाइट पे डाला, क्योंकि वो आप जब तक देख नहीं रहे पढ़ा तो है, लेकिन सिस्टम स्क्रॉल करके उसको रीड कर लेता है, तो वो गलत ही रहेगा। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तीसरा इम्पॉर्टेंट है बिजनेस, क्यों इसका इम्पैक्ट बिजनेस पे बहुत हाई है, सिंस ये हमारे समय को बचाता है, पैसे को भी बचाता है। अगर मैं पहले एक बड़ा सा टेबल बनाऊं, टेबल में मान लेते हैं स्टेट वाइज मेरा सेल्स कितना है, और मैं ये देखूं कि सेकंड नंबर पे कौन है, 3 नंबर पे कौन है, तो मैं ऑर्डर में डालूंगा, फिर देखूंगा 14वें नंबर पे कौन है वगैरह वगैरह। मुझे एक्सेल में डालना सब करने में समय लगेगा, और डाल क्या रहे हैं जो पेपर में हमने डेटा मेरा सेल्स का कलेक्ट हुआ होगा, ऐसा ही कुछ होता है। अब मुझे एक क्लर्क रखना पड़ेगा जो डाटा एंट्री करे, एक क्लर्क जो मेरे एक्सेल में बना के देखा, तो मेरे खर्चे बढ़ गए, पैसे लगेंगे। अब इसको स्मार्टली यूज करने का एआई वगैरह कर सकते हैं, कि जैसे बहुत कॉमन सी चीज़ें जो शेयर कर रहा हूँ, ओसीआर है, मतलब आपका हाथ से लिखा हुआ को डिटेक्ट कर लेगा कि आपने 25 लिखा है तो 2 और 5 ऐसे को 25 ही बोलते हैं, और उसके आगे आपने आंध्र प्रदेश ए जैसे अल्फ़ाबेट लिखा है, तो सिस्टम जानता है कि ये जो फ्लेवर है ऐसे ए ही है, तो वो आप उसको वो स्क्रीन इमेज को डालिए, इमेज से वो टेक्स्ट कन्वर्ट कर लेगा, और इमेज से टेक्स्ट करके वो एक्सेल में डाल देगा डेटा। इट मीन्स जो डाटा एंट्री ऑपरेटर शायद 1 घंटे में करता है, आपका 5 सेकंड में हो जाएगा काम। तो अगर, और इसकी अगर माइनर कॉस्ट भी मानता हूँ कि अगर वो लेता है कि पर इमेज प्रोसेस करने का हम 2 रुपये लेते हैं या 1 रुपये लेते हैं, जो सवेरे भी सर बता रहे थे कि पीछे जीपीयूज लगते हैं, उसकी कॉस्ट आती है। कोई सर्विस प्रोवाइडर मुझे सिर्फ एक इंटरफेस देता है, आप इमेज प्रोसेस के लिए इमेज डालिए, आपको इधर एक्सेल शीट दे दूंगा। तो स्मार्ट आदमी वही होगा जो इसको यूज करेगा और आउटपुट लेके। अब अगला लेयर इसमें ऑर्डरिंग का है, तो ऑर्डर भी एक करने के लिए भी किसी को ना बैठा के मशीन में डालिए, क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए, तो वो आपको आउटपुट देगा। तो इट मीन्स आप स्मार्टली बहुत सारा काम सिस्टम से करा सकते हैं, जो आपके पैसे भी बचाएंगे, एक्यूरेसी भी बढ़ाएगी। सिमिलरली बिजनेस डील करते हैं तो वो बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, चाहे इंश्योरेंस हो, बैंकिंग हो, मार्केटिंग हो, हर जगह यूज होता है कस्टमर सेगमेंटेशन। ये भी एआई का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि मेरे पास मर्सिडीज़ का एडवर्टीजमेंट नहीं आता, और न ही मेरे पास बैक वाला अदर देन स्मार्टफोन का आता है, क्योंकि मेरा जो डेटा पब्लिकली कहीं से भी रिट्रीव किया गया मेरे स्ट्रक्चर को बताता है, मैं मतलब किस टाइप का लाइफ स्टाइल है, कहाँ शॉपिंग करता हूँ मैं। जैसे दुकान वाले को बिल के लिए नंबर दिया, उस नंबर पर टैग्ड हो गया कि इसकी बिलिंग जो है महीने की राशन की लगभग शॉपिंग कोई भी प्लेटफॉर्म हो या कपड़े की खरीद पे इतने की आती है। तो इतना एक्सपेंडिचर करने वाला कभी भी बेस फोन बटन वाला नहीं लेगा, और ना ही मर्सिडीज खरीद सकता है। तो ये एक टैगिंग हो गई। इट मीन्स इट्स अ कस्टमर सेगमेंटेशन। सिमिलरली अगर आपके पास बहुत कस्टमर हैं या इस टाइप में डील करते हैं, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ग्रुप कर देगा, और अगर हम ग्रुप करने बैठेंगे तो मैनुअली शायद ना कर पाएँ। फॉर एग्जांपल, क्या हम उसके वजन को इफेक्ट देंगे, क्या सैलरी को देंगे, क्या एज को देंगे, क्या जेंडर को देंगे, क्या रिलीजन को देंगे, क्या कलर चॉइस को देंगे,
उसके 5 महीने के एक्सपेंडिचर को देंगे कि 2 महीने के एक्सपेंडिचर को देंगे, मुझे नहीं पता। तो लेकिन सिस्टम के कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी है, वो सारे कॉम्बिनेशन देखेगा और ऑन दैट बेसिस हमें सिस्टम बता देगा कि ये एक टाइप के हैं, ये एक टाइप के हैं, ये एक टाइप के हैं। आप अकॉर्डिंगली आप अपना बिजनेस उस पर का मॉडल बना के चला सकते हैं। इसी सेम इसकी एप्लीकेशन अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग है। तो आज के डेट में ये जो मोबाइल है, जो बहुत सारे जो एआई कंपनियां हैं, वो मेजर 2 ही काम करती हैं। एक आपके फ्रंट से इनपुट लेती है, वो इनपुट किसी भी रूप में हो सकता है, आपका वॉइस भी हो सकता है, आप टाइप कर रहे हैं वो भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। पीछे एक इंजन है जिसमें वो जाके प्रोसेस करता है। वो इंजन शायद यहाँ नहीं रखा है, इस पर इंटरनेट है, आप जैसे क्लिक करते हैं ये फ़ोटो उठ के उस इंजन में गया, इंजन की अपनी प्रोसेसिंग है, वो आउटपुट तुरंत यहाँ दे दिया, आपको डिस्प्ले हो गया। तो अब आते हैं ये इस इंजन पे। इंजन बेसिकली एल्गोरिथम है, अलग अलग टाइप का, अलग अलग है। वो स्पेशलाइज्ड जो डेटा साइंस पढ़ते हैं या कंप्यूटर साइंस में जो हाई एल्गोरिथम का एआई ट्यूनिंग में जाते हैं, वो पार्ट है। तो वो एक स्पेशलाइज सेगमेंट है और डेटा पे काम करते हैं। मॉर्निंग में भी बता रहे थे कि ज़्यादातर ये जो एल्गोरिथम है जिस पे प्रोसेस हो रहा है, इंडियन के लिए है ही नहीं, इंडियन डाटा पे बना ही नहीं है, उसको जो ट्रेनिंग दी गई है। तो अगर एग्जांपल लेता हूँ कि डेटा जापान का था और उस पर ये मॉडल बना है, तो एवरेज एज वहाँ तो 100+ है। तो अगर किसी को एक बीमारी हो रही है 65 या 70 साल पे, तो कहेगा नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, सिस्टम बताएगा कि इनके ठीक होने के चांसेस बहुत बहुत हाई है, इनका सेवर नहीं है, गो अहेड विद द नॉर्मल ट्रीटमेंट। बट इंडिया में तो नहीं है, तो यानी वो मॉडल हमें इंडिया के हिसाब से गलत दे गया। तो उस पर फेथ करना और अकाउंटेबिलिटी सिंस अभी नहीं है, ये एक अलग एस्पेक्ट है कि आज के डेट में जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सॉफ्टवेयर पे कहीं पे ये नहीं लिखा है कि अगर इससे गलत आउटपुट आया तो उसका अकाउंटेबल कौन होगा। तो वो सिंस एक बिजनेस मॉडल है, तो वो एक डिक्लेरेशन है, नीचे आप जब यूज करेंगे कोई भी मोस्टली में लिखा होता है आप अपने रिस्क पे करिए। तो अगर वो गलत दे भी दिया तो उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। तो ये एआई का एक बहुत डार्क चेहरा है। तीसरा और इसको जो बड़े ब्रैकेट में बांधता है वह है आपका टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजी पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। आज हम एआई को टेक्नोलॉजी की तरह बहुत आगे देख रहे हैं। कुछ दिन पहले क्लाउड था, उससे पहले ईआरपी था, उससे पहले इंटरनेट था, उससे पहले कंप्यूटर था। और सिंस डे टू डे एक्टिविटी और बिजनेस दोनों सिंक्ड होते हैं, जो प्रोसेस फास्ट करे उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। तो जैसे ये जो बाकी चीज़ें अडॉप्ट सोसाइटी ने कर ली, धीरे धीरे उसको एग्जैक्टली एआई भी अडॉप्ट होगा और इसका नेक्स्ट वर्जन भी जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ लूपहोल्स भी छूटते जाता है। जैसे इंटरनेट है तो इंटरनेट के सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है, डेटा कलेक्ट होता है उसकी क्वालिटी का एस्पेक्ट है। फॉर एग्जांपल फॉर्म भरवा रहे हैं, फॉर्म भराने में जैसे अभी सर्कुलेट करके फॉर्म भरा रहे थे, अगर मैं मोबाइल नंबर 9 डिजिट का डाल दूँ क्या चेक होगा? नहीं, चेकिंग करना पड़ेगा, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। तो ये एस्पेक्ट आपको रखना पड़ेगा, कोई 9 डिजिट का ना डाल दे। मैं 000 डाल दूँ क्या सिस्टम ले लेगा? उसको देखना पड़ेगा। लैंग्वेज में मैं कुछ अजीब सा लिख दूँ, जैसे नाम है, नाम में आप देखेंगे बहुत सारे जगह AA, BB, CC, DD। अब ज़्यादा आप लॉजिक क्या लगाएंगे कि अल्फ़ाबेटिकली एक सीक्वेंस में ना हो। मैंने तो AA, BBB, CC लिख दिया, सिस्टम पकड़ नहीं पाएगा, मैं एनोनिमस नाम एंट्री करके बढ़ जाऊँगा। एज का है, एज में चेक पॉइंट नहीं लगाते, मैं 117 साल लिख के बढ़ गया आगे। सिंस मुझे बेनिफिट नहीं लेना है, लेकिन मैं इंटेंशनली चाहता हूँ कि सिस्टम फेल हो जाए, तो इस एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखते हुए ये एक अलग चैलेंज है टेक्नोलॉजी का। और सिंस एवरीथिंग बेस्ड ऑन डेटा, तो उसका रोल आता है डेटा क्वालिटी और डेटा गवर्नेंस का। क्या मेरा डेटा गवर्नेंस क्वालिटी प्रॉपर है? अगर वो है तभी इसका आउटपुट अच्छा आएगा। ये इसलिए कि सिंस आप लोग में से कुछ बिजनेस भी करते होंगे, गवर्नमेंट में भी काम करते हो, प्राइवेट में भी, तो जो भी आप डेटा कलेक्ट करते हैं उसकी क्वालिटी पे नज़र रखिए। क्वालिटी इन द सेंस जो रियली मांग रहे हैं वही है कि कुछ और है। सेम अब आते हैं कुछ टेक्स्ट का भी, कि जैसे जो टेक्स्ट प्रोसेसिंग होती है उसका आउटपुट आपका उस टेक्स्ट के हिसाब से है।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पैरा लिखूं और मैं ये पूछता हूं कि ये जो पैरा है, सोशल मीडिया में काफ़ी यूज होता है कि ये पैरा पॉजिटिव सेंस में बोला गया या निगेटिव सेंस में, इसको सेंटिमेंट एनालिसिस, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो अगर आपके पूरे पैरा में बहुत बार अच्छा है, गुड है, वेरी गुड इनिशिएटिव, वेल फॉर पब्लिक वेलफेयर, ब्ला ब्ला लिखा है, तो समझ जाएगा कि अच्छा है। लेकिन अगर मैं इंटेंशनली लिखूं इट इज़ वेरी गुड बट नॉट फॉर यूजफुल एंड नॉट प्रॉपरली वेल ट्रेंड, वेल भी है, नॉट भी है, ट्रेंड भी है, तो इसको सिस्टम को हेलुसिनेट किया जा सकता है। तो अगेन आपके पास आउटपुट आ रहा है, बट बहुत हद तक आप मान के चलिए, अपना ब्रेन इसके ऊपर डालना है, इस पर ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है। आप यूज करिए, बहुत हद तक सही आएगा, लेकिन 100% नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इटसेल्फ अभी मैच्योर नहीं है और धीरे 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 इसका और एडवांस वर्जन आएगा। दूसरा, साइंटिफिक इंडस्ट्री में एआई को ब्लैक बॉक्स भी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं ब्लैक बॉक्स कि आपको पता नहीं कि एवरी टाइम क्या वही रिजल्ट आएगा। बाकी मैथमेटिकल में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, दोनों को स्क्वायर करेंगे तो सी, जो सी है एवरी टाइम ए बी बदलेंगे वही आएगा। बट एआई लॉट्स ऑफ पैरामीटर, आप 1000, 2000, 3000 पैरामीटर पे काम करता है, न्यूरल नेटवर्क्स और कुछ और भी टेक्नोलॉजी है, बट इट मे नॉट बी पॉसिबल एवरी टाइम वही है। तो थोड़ा ये ब्लैक बॉक्स की तरह है। और रही बात करियर अपॉर्चुनिटी, इट्स अ वेरी गुड। आने वाले समय में ये बहुत बढ़िया करियर के एंगल से है। वो इसलिए कि ज़रूरी नहीं है कि एवरीवन करियर के लिए खुद प्रोग्रामर हो और एआई बनाने वाला हो। एआई यूज करना भी एक करियर है, उसको एफिशिएंटली ट्यून करना भी एक करियर है। बहुत बेसिक सा एक बीच में चला था, अभी भी है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर एक प्रोफाइल है कि आप कितना स्मार्टली कोई भी एलएलएम मॉडल पे लिखते हैं कि मुझे एक, जैसे मेरा एक एआई के बारे में सेशन है, तो अगर मैं लिखता हूँ कि मुझे एक एआई के बारे में सेशन बना के दे दो बुलेट वाइज, बहुत मैंने सिंपल लिखा, वो कुछ तो दे देगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि एआई का सेशन नॉन टेक्निकल्स को ध्यान में रखते हुए बनाना है, आधे घंटे के अंदर का बनाना है, थोड़ा इजी शब्दों के यूज करके बनाना है। जितना मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ उस इंजन के लिए उतना इजी है उसको ट्यून करके देना, और उतना रिफाइंड मेरे पास आएगा। एग्जैक्टली जब आप इसको बिजनेस में किसी भी वे में यूज करते हैं, अलग अलग के अलग अलग केस हो सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि जब मैं उसको आउटपुट की तरह यूज कर रहा हूँ तो क्या मैं प्रॉपर इनपुट दे रहा हूँ। फिर मैं बात कर रहा था टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की। टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में दो एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, पहला, टेक्नोलॉजी आएगा और जाएगा, मैनेजमेंट उसको कैसे अडॉप्ट करेंगे और कैसे उसको नो हाउ जानेंगे, लिमिटेड जितना हमारे लेवल का है। तीसरा, उसको फेज आउट कैसे करेंगे। तो जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी हमारे सोसाइटी में आता है, उसका नो हाउ और एक्सप्लोरेशन का सिस्टम, जैसे ट्रेनिंग, जैसे सवेरे भी बात कर रहे थे कि हम ट्रेनिंग सेंटर इनएलिट के साथ बात करके करा रहे हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आप देखेंगे एकदम बूम किए हुए हैं कि एआई का ट्रेनिंग कीजिए, एआई का ट्रेनिंग कीजिए। तो दिस इज़ द बेस कि आपका एक प्रोसेस का पार्ट है। अगर ये नहीं करेंगे तो हम ग्रूम नहीं होंगे, ग्रूम नहीं होंगे तो यूज नहीं करेंगे, तो बेटर टेक्नोलॉजी फेज आउट भी हो जाएगी बिना यूटिलाइज हुए, और जो नया आएगा एक गैप क्रिएट हो जाएगा। तो ये नीड भी है और एसेंशियल भी है, मतलब होना ही है, बिना उसके चल नहीं पाएगा। अब इसका फ्यूचर एंड प्रिडिक्शन सॉर्ट ऑफ पे बात करते हैं। इसको आप यूटिलाइज प्रिडिक्शन के लिए अच्छा कर सकते हैं अपने बिजनेस में, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस हिस्टोरिकल पैटर्न डाटा। इजी है कि पिछले साल बहुत कॉमन सा एग्जांपल है कि दिवाली के समय कितना सेल्स होगा। अब जो अक्टूबर नवंबर का बिजनेस, सितंबर अक्टूबर का, उसका पैटर्न जुलाई अगस्त से पूरा अलग होगा, अगर रिटेल प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं या फाइनेंशियल्स की भी बात कर रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एवरी ईयर ये ऐसा पैटर्न आता है, तो सिस्टम ऑटोमेटिक बताएगा कि अक्टूबर नवंबर में इन्वेंट्री बढ़ाइए कि ये वाला जो है डिमांड ज़्यादा आने वाला है। वर्कफोर्स का ऑगमेंटेशन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिंस एवरीवन अपने एरिया में काम कर रहे हैं, उनका अपना डोमेन है, तो
इसको यूज करने के लिए दो स्किल सेट चाहिए। एक नॉर्मल जो आपके डोमेन का नॉलेज है, बिना डोमेन का एआई काम नहीं कर सकता, या वो डोमेन आप उसको फ्रंट से दीजिए या बैकएंड में कोई किताब या पीडीएफ या कैसे करके उसको डोमेन देते हैं। और दूसरा टेक्निकल पार्ट, टेक्निकल तो प्रोग्रामर्स और जो एआई इंजीनियर से कर लेते हैं, बट विदाउट डोमेन नहीं होगा। तो इसीलिए आज के डेट में आप देखेंगे जो एडवर्टीजमेंट आती है एआई कोर्सेस वगैरह का, एआई इन हेल्थ केयर, एआई इन सोशल डेवलपमेंट, ऐसे करके आता है, क्योंकि बिना उस डोमेन का वो यूजफुलनेस नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक्सपीरियंस है एजुकेशन सिस्टम का और उसमें मैं एआई बता सकता हूँ क्या कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे पूछेंगे कि हेल्थ केयर में मैं क्या करूँ, मैं शायद उतना ना बता पाऊँ। इंश्योरेंस का भी बात हो रही थी, इंश्योरेंस में उतना ना बता पाऊँ, बट उसका एक बड़ा अच्छा यूज केस है फ्रॉड डिटेक्शन, कि अभी मेरे पास क्लेम के लिए फाइल आई है, अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा सिस्टम बताएगा कि चांसेस है कि फ्रॉड है, आप इसको प्रोसेस मतलब ब्लाइंडली ना करें। वो कैसे? तो हो सकता है कि जो मेरे पास पुराना 5 साल का डेटा है, 5 साल का डेटे में जो आया मेरे पास आया है कि ऑलरेडी फ्रॉड हो चुका है, क्योंकि हम पकड़ नहीं पाए थे, लेकिन था कि पहले बार ऐसा केस बना, दूसरे जब उससे क्वेरी पूछी गई तो ऐसा रिप्लाई आया, चौथे में ये हुआ, अब 5वें में हमने उसको पेमेंट कर दी, लेकिन 2 महीने बाद पता चला कि फ्रॉड था। तो अगर सेम पैटर्न कोई केस कर रहा है और जो अभी पहले स्टेज में है या दूसरे स्टेज में ही है, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री सिस्टम डिटेक्ट करके अलर्ट दे देता है कि वेरी हाई चांस कि फ्रॉड है, आप इसको रोक लीजिए। तो यह आपके अलर्ट की तरह काम करता है, उसको प्रिस्क्रिप्टिव सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं, प्रिडिक्टिव प्रिस्क्रिप्टिव एक लेयर और आगे जाएगा। अब थोड़ा एग्जाम्पल वाला मैं थोड़ा बात डेविएट कर गया, जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था, आई थिंक वो सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जो बेस डेटा है उसको जब प्रोसेस करते हैं सिस्टम पे तो लोकल है, लेकिन मैं कहूँ कि ये लोकल लैपटॉप ना रख के मैं एक बड़े सर्वर जो वर्चुअली कहीं और रखा है मैं उस पर करूँ, तो वो अब क्लाउड है। उस क्लाउड पे डेटा को मैं सिंपल एनालिसिस करूँ, वो डेटा एनालिटिक्स है। जैसे मैं बोलूँ कि बेस्ट 5 कौन है, वर्स्ट 5 कौन है, अगर दिल्ली का मेरा जोन का बिजनेस बढ़ता है तो क्या चेन्नई उस पर बढ़ता है या घटता है, कि स्टेबल रहता है, ऐसा कुछ रिलेशनशिप, वो दैट इज एनालिटिक्स। एनालिटिक्स में भी 2 पार्ट है, एक विजुअल एनालिटिक्स जिसको डैशबोर्ड बोलते हैं, कि आप ग्राफिकली एक ही जगह सब कुछ देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि ये इससे बड़ा है, इससे छोटा है, इसके क्लिक करने पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे दिख जा रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। एडवांस एनालिटिक्स थोड़ा स्टैटिस्टिक्स लगा के और मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम लगा के जो आउटपुट लाएंगे, एडवांस एनालिटिक्स है। और डेप्थ में जाएंगे जो मैनुअली या नॉर्मल टेक्नोलॉजी से पॉसिबल नहीं है, वो थोड़ा और डेप्थ में डेटा माइनिंग, वो माइन और करेंगे कि अगर यूपी का बढ़ा था तो 2 साल तक तो एमपी के साथ बढ़ा, फिर छूटा तो महाराष्ट्र के साथ बढ़ा, ऐसा कुछ जो मैनुअली शायद पॉसिबल नहीं है, वो डेटा माइनिंग का पार्ट है। उससे भी एक लेयर और उठेंगे तो एआई का, उसको और कॉम्प्लेक्स पार्ट में तोड़ के उसको प्रोसेस किया जा सकता है। इस पे लीगल बाइंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग में भी जिक्र हो रहे थे कि डीपीडीपी एक्ट का रूल आ गया है, एक तो वो पार्ट है। दूसरा जो डेटा दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल एलएलएम में अपना डेटा डालते हैं, जैसे आपके पास एक रिपोर्ट आई अपनी कंपनी की हो, किसी और की हो, कुछ कहीं की भी हो, और उसको बोलते हैं इसको समराइज करके मुझे 200 वर्ड में बना दो, सिस्टम बना देगा। लेकिन वो डेटा आपने अपलोड करके उसको दे दिया, अब उसका प्रोप्राइटरी पार्ट हो गया। अब उसको कैसे यूज करेगा, कहाँ यूज करेगा, वो आपके स्कोप से बाहर हो गया। अगर उसके अंदर किसी का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन नंबर या आधार नंबर, वो सब उसके पास टैग्ड होके चला गया, XYZ जिसका नाम ये है, मोबाइल नंबर ये है, उसका आधार नंबर ये है, पैन नंबर है, वो सिस्टम में हिट हो गया। कल को कोई कुछ पूछता है और वो पेड सर्विस देता है कि हम रोकेंगे नहीं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे, कोई मेरा पेड सर्विस लेता है तो वो निकाल के सब उसको देगा। अपना तो आप कर ही रहे हैं लॉस, क्योंकि आप अपना इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं, दूसरे का भी आप एक क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप दूसरे का पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थोड़ा इसका लीगल कॉम्प्लेक्सिटी भी है, जो अभी उतना इन्फोर्स नहीं है, बट आने वाले समय में हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी थोड़ा बी केयरफुल रहना है इस एरिया में। कंपनी के साथ जब रिलेशनशिप करते हैं, जैसे ये तो इंडिविजुअल लेवल पे मैं बोल रहा था, लेकिन बीइंग ए कंपनी आप किसी और कंपनी से इंटरेक्ट करते हैं,
तो ये कुछ चीज़ें आपके उसके MOU या फिर एग्रीमेंट जो कर रहे हैं आप बिजनेस का, उसमें इनकॉर्पोरेट करें। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है यूरोप का GDPR, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रूल। यूरोप में है, इंडिया में बाद में DPDP एक्ट आया। तो GDPR ये कहता है कि अगर कोई ऐसा कंट्री जिसमें ऐसा कोई डेटा के रिलेटेड रूल पॉलिसी मतलब लॉ नहीं है, तो हम वहाँ बिजनेस ही नहीं करेंगे। तो वहाँ अगर कोई कंपनी इंडिया के कोई कंपनी से पर्सनल डेटा को लेके कॉन्ट्रैक्ट करती है तो नल एंड वॉइड मान लेते हैं, क्योंकि वहाँ कोई लॉ नहीं है। जब नहीं था, अभी तो है, जब नहीं था तो मानते नहीं। तो ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उसमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दीजिए कंपनी को, कि अगर इस टाइप के कुछ एविडेंस होते हैं या फिर जो एबनॉर्मल आती है जिससे मेरा बिजनेस इम्पैक्ट करेगा, लॉस होता है, तो अकाउंटेबिलिटी होगी। तो उनकी जो एक्सेप्ट करने का क्राइटेरिया है वो काफ़ी हाई हो जाएगा। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इस एरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो खुद के हों, चाहे अपने एम्प्लॉय, स्टाफ, सराउंडिंग। आई थिंक हम जो कर रहे हैं वही काम कर रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का पार्ट है। जितना अवेयरनेस होंगे आप उतना पावरफुल होंगे। आई थिंक नटसल में काफ़ी है तो बहुत, बट आई थिंक काफ़ी है। एनी क्वेरी, क्वेश्चन? अच्छा, ऐसा है 2:30 पे इंटरमिशन होगा लंच टाइम, तो उससे पहले आप लोग जो क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए 2:30 to 2:35। हाँ हाँ, आप प्लीज़ क्वेश्चन। यूज कर रहे हैं हम उस पर डिपेंड हो गए हैं, तो अगर AI बंद हो गई या AI नहीं है तब क्या करेंगे? नहीं, ये तो वैसे क्वेश्चन, इंटरनेट बंद हो गया तो क्या होगा? बंद कैसे होगा? उसका वर्जन बदल जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब एक स्टेप आ जाती है तो वो तो नो हाउ करके एक्सप्लोर करके लोग वहाँ तक लेके आ गए। इसके अंदर में और रिफाइनमेंट आ सकता है हाँ, आपके पास में। उसका फॉर्मेट बदलेगा। डेवलपर है तो कोई भी सर्च कर रहा है तो पहले गूगल सर्च करते हैं, AI सर्च कर रहे हैं, तो चीज़ सर्च करते करते कभी AI अचानक मार्केट नहीं, दो चीज़ें हैं। आप सर्च कर रहे हैं अपने ईज के लिए। पहले गूगल सर्च आपको कोड सैंपल देता था, कम ईज, उससे पहले किताब में देखते थे। तो मतलब आपका ईज बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर बंद भी हो गया तो आपका ईज थोड़ा कम होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो है ना सिस्टम में, वो तो मिल जाएगा। इम्पैक्ट ये आएगा धीरे धीरे AI के हैबिचुअल होने के बाद ना, जैसे अभी हमें मोबाइल नंबर में सब चीज़ आने लगी, अब मोबाइल नंबर याद नहीं रहते। तो इसी तरह से जो सेल्फ काम ब्रेन की करने की जो कैपेसिटी है ना, वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। आप देखिए जो भी रिपीटेटिव टास्क है, हाँ, जो भी रिपीटेटिव टास्क है वो खत्म हो जाएगा अदर टाइम। नॉट द ब्रेन। तो आपने ब्रेन को जागरूक रखना है, नहीं, चालू रखने के लिए। देखिए ब्रेन, मैं मानता हूँ ब्रेन ऐसा चीज़ है वो स्थिर हो नहीं सकता है, लेकिन हाँ, इस टाइप के काम के लिए ट्रेन नहीं होगा, दूसरे काम के लिए मेरा ब्रेन काम करने लगेगा। आलसपन आ जाएगा ब्रेन को, अगर नहीं हम सर्च डिपेंड हो जाए आज तो लेकिन अभी हमारा ब्रेन काम करता है उसको सर्च करके लाने में, रिट्रीव करने में, लेकिन उसका आउटपुट को यूटिलाइज करने में कम करता है, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं बचता है। लेकिन अब क्या होगा कि ये तो मिल गया है, इसके आगे कैसे? अभी जैसे मैं कहूँ कि हमको बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड देना है, तो मेरा जाएगा सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, फिर एक नियम से निकालो, तो लास्ट में सिर्फ अवार्ड देने का एक पॉइंट आता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरा सिस्टम पूरा डेटा डाले, एक बार में आ गया, अब आप फ्री हैं, उसके आगे टाइम को आप कुछ और करिए, तो आपका वही ब्रेन कुछ और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएगा। जैसे ये वैसे ही है, डेटा एंट्री के लिए पहले पेन से लिखते थे, फिर सम करते थे, आप इंटर मारते हैं, सम होके आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा ब्रेन काम करना बंद कर दिया है। मार्केट बोलते काफ़ी है कि AI डेवलपर की जॉब खाई जाएगी। अब जहाँ कंपनी में 4 डेवलपर थे तब सारे AI एक ही काम कर दे रहा है। अब वहाँ नहीं, वो भी आता हूँ। डेवलपमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो फेज्ड मैनर में चेंज हुई है। ठीक, पहले एक लैंग्वेज था, मान लेते हैं विजुअल इंटरफेस नहीं आया था, C++ में काम करते थे। जब .NET जावा आया, बोला अरे मेरा नौकरी चला जाएगा, फिर वो आया, ऐसे आगे बढ़ेगा। तो जो आप कोड कर रहे हैं उसका फॉर्मेट बदल जाएगा, आप API इनेबल्ड ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत सी चीज़ें आपको लिखनी नहीं पड़ेगी, लिखी लिखाई मिलेगी। लेकिन बिजनेस लॉजिक तो अपने आप नहीं बनेगा ना, बिजनेस नॉलेज की नीड होगी, UI UX डेवलपर की नीड बढ़ जाएगी, डेवऑप्स की नीड बढ़ जाएगी, तो वो फॉर्मेट बदलेगा। हाँ, वो तो ऑलवेज शुरू से ही रहा है, वो तो ऑलवेज रहा है। आप पहले स्टैटिस्टिक्स का इतना डिमांड था, सिस्टम में आ गया सॉफ्टवेयर में स्टैटिस्टिक्स, लेकिन ऐसा नहीं कि स्टैटिस्टिशियन की डिमांड घटी, उसको सॉफ्टवेयर बनाने में तो पीछे स्टैटिस्टिशियन इन्वॉल्व है, तो तब भी है।
पहले विजुअल बेसिक के अंदर प्रोग्रामिंग करते थे। हाँ, तो वो नहीं, बंद नहीं होने वाला है। मोस्टली आप गवर्नमेंट उसको मेंटेन करते हैं साइट्स को, एनआईसी हाँ। तो क्या पब्लिक के लिए भी कुछ इसमें है या नहीं, देखिए पब्लिकली जो, हाँ बताता हूँ, पब्लिकली जो वर्ड दिखता है समथिंग department.nic.in या gov.in, तो ज़रूरी नहीं है वो एनआईसी करता है, वो डोमेन नाम है सिर्फ। उसके पीछे का जो सॉफ्टवेयर है वो कोई पब्लिक प्राइवेट भी बनाते हैं, बहुत बनाते हैं। फिर उसको होस्ट करने का, आप क्लिक करेंगे तो खुलेगा तो सर्वर से आता है, वो सर्वर भी प्राइवेट का होता है कई बार, तो गवर्नमेंट का भी होता है, प्राइवेट का भी होता है। तो सिर्फ एक नाम से ये समझ लेने के पूरा एनआईसी बैकग्राउंड में नॉट बी करेक्ट, अलग अलग का अलग अलग है। लेकिन उसमें जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, 2 पार्ट है, एक खुद करते हैं, कुछ कंपनी के साथ लेके करते हैं, तो वो जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो फॉलो कर लेते हैं।